हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो जैसा कि भारत का भूगोल स्टार्ट हो चुका है, आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे भारत के नदियों के बारे में। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ होती हैं, कितने भागों में बटे हुए हैं, कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत की नदियाँ होती हैं मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन से भाग में? एक होता है हिमालयन नदी होता है, एक होता है प्रायद्वीपीय नदी। जो हिमालयन नदी होती है इसमें भी 3 भाग बटे हुए हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदी होती है ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी में, और एक होता है बंगाल की खाड़ी में। तो हम इसको आगे देखेंगे क्योंकि ये वीडियो जो है 2 पार्ट में बनेगा। तो आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में कौन सी नदी आएगा? तो पहले नदी आएगा हिमालय नदी तंत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आता है? गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। आज हम इन 3 नदियों के बारे में देखेंगे कि इनका उद्गम स्थल क्या है, कहाँ पे ये जाके मिलती हैं, कौन कौन नाम से जाना जाता है। तो ये देखेंगे आज हम लोग। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी से पहले हम आपको कुछ विशेषता बता दें कि जो इसमें गंगा नदी होती है, जो डेल्टा जिसे कहते हैं, डेल्टा क्या होता है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो नदियाँ की मुहाना जो होती है वो बंगाल खाड़ी में होती है, तो मुख्यतः डेल्टा बनाते हैं। जबकि अरब सागर में ऐसा नहीं होता। अरब सागर की जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो हिमालय की नदी होती है ये बारहमासी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जल प्रवाह होता है वो ग्लेशियर से और वर्षा से दोनों से होता है। तो इसलिए इस नदी में, जो हिमालयन नदी होती है, इनमें जो जल हमेशा 12 महीना होता है। मतलब कि साल भर, 1 वर्ष पूरा, मतलब हमेशा जल इसमें बना रहता है। ये नहीं होता कि इसे सूख गया, ये सूखा नहीं होता। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले गंगा नदी। तो गंगा नदी की जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है। तो उससे पहले अब आपको हम बता दें कि पंचप्रयाग क्या होता है। पंचप्रयाग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पंचप्रयाग को समझे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि प्रयाग क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या है? बद्रीनाथ आप देख रहे हैं, ये स्थल बद्री, ये है विष्णुप्रयाग, ये है नंदप्रयाग, ये है कर्णप्रयाग, ये है रुद्रप्रयाग, ये है देवप्रयाग। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लें कि क्या है इसमें ज़रूरी चीज़ें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती हैं। कहाँ से? बद्रीनाथ से। और धौली गंगा आती हैं। जिस जगह पे दोनों संयुक्त रूप से मिलते हैं, तो वो कौन सा जगह होता है? वो विष्णुप्रयाग होता है। तो विष्णुप्रयाग से जैसे ही ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, संयुक्त रूप दोनों का क्या कहलाता है? अलकनंदा कहलाता है। अलकनंदा आती है तो ये नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी नदी मिलती है यहाँ पे। तो इसको नंदाकिनी नदी का जो संयुक्त रूप होता है उसको कौन सा जगह बोला जाता है? उसको नंदप्रयाग बोला जाता है। तो अब अच्छे समझ में आएगा, जूम कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं, जैसे ही नंदाकिनी से आगे, ये है नंदाकिनी नदी, यहाँ पे संयुक्त रूप से मिलती है तो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो अलकनंदा फिर आगे जब बढ़ती है तो पिंडार नदी आके इसमें मिलती है। देखिए, पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में। दोनों का संयुक्त रूप कहाँ पे है? तो ये है कर्णप्रयाग में। ये दोनों नदी जो है कर्णप्रयाग में मिलते हैं। फिर दोनों का संयुक्त रूप अलकनंदा कहलाती है। तो केदारनाथ से कौन आती है? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों जिस जगह मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा के नाम से ही आती है। अलकनंदा और गंगोत्री के गौमूत्र से जिस जगह भी दोनों का संयुक्त रूप मिलन होता है वो देवप्रयाग कहलाता है। यहीं पे क्या है? गंगा कहाता है। यानी गंगा का जो ओरिजिन है या उद्गम स्थल वो कहाँ से है? तो वह है देवप्रयाग से। क्योंकि गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा का जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही गंगा का ओरिजिन होता है। तो ये है गंगा का ओरिजिन। तो गंगा जो है मोस्टली क्या है? वो देवप्रयाग से ही जाना जाता है। तो भागीरथी नदी, गंगोत्री जो हिमनद गौमुख से निकलता है, मैंने बता दिया। अलकनंदा जो नदी है बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। देखिए, देवप्रयाग कहाँ पे है? ये है, यहीं पे बताया। देवप्रयाग में कौन सा? भागीरथी और अलकनंदा दोनों जिस जगह मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। यहीं से गंगा नदी का नाम से जानी जाती हैं, उद्गम स्थल है। तो देवप्रयाग से पहले जो अलकनंदा नदी है, पंचप्रयाग, मतलब जो पंचप्रयाग इसी को बोला जाता है। 1 2 3 4 5 ये सारे जो पंचप्रयाग हैं उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन से प्रयाग पे कौन सी नदी आके मिलती है। तो विष्णुप्रयाग पे कौन सी नदी आती है? अलकनंदा, धौली गंगा। और नंदप्रयाग पे कौन सी नदी आती है? अलकनंदा, नंदाकिनी। और जो कर्णप्रयाग है यहाँ पे कौन सा है? अलकनंदा,
पिंडार नदी। फिर आगे बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, अलकनंदा। फिर आगे बढ़ते हैं तो भागीरथी, अलकनंदा। यहीं से गंगा का ओरिजिन होता है, जो कि सभी उत्तराखंड में स्थित है, जो अलग अलग नदियां मिलकर बनती हैं। तो यमुनोत्री जो है नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद में आके, जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है, प्रयागराज में संगम में मिलती है। और यह जो गंगा नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है 2900 किलोमीटर का है, 2900 किलोमीटर का है, फिर भी वो लंबी नदी नहीं है भारत की। तो हम उसको ब्रह्मपुत्र नदी में देखेंगे। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं, भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है? गंगा नदी है। और जो गंगा नदी की सबसे पहले जो होता है हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि गंगा का जो है मैदानी स्थल में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो है हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा है? देखा हमने, उत्तराखंड जो पंचप्रयाग पे है, देवप्रयाग पे मिलकर बनते हैं। कौन कौन नदी है? भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ पे मिलते हैं दोनों? तो ये देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग में मिलने पे ही गंगा का उद्गम स्थान है। तो उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक लंबाई है, और बिहार देखा जाए, झारखंड में देखा जाए तो सबसे कम लंबाई है। यानी सबसे अधिक लंबाई गंगा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम जो है झारखंड में है। तो अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो गंगा नदी बहती है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पश्चिम बंगाल कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है वो गंगा नदी पे नहीं है, वो हुगली नदी पे बसी हुई है। इसका ध्यान रखना में। तो झारखंड सबसे कम लंबाई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि झारखंड से गंगा नदी नहीं बहती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो झारखंड में गंगा नदी बहती है। अब देखते हैं हम लोग गंगा की सहायक नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदी होती है कि गंगा की, जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण नदी है, हम उसी के बारे में केवल चर्चा करेंगे, सारी नदियों के बारे में नहीं जानते। जो गंगा के हिसाब से महत्वपूर्ण नदी है उसी के बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम बहुत ही आसान तरीकों में समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, ये है गंगा की सहायक, ये गंगा नदी है, जो मुख्य नदी जिसको बोला जाता है। ये गंगा नदी है। गंगा नदी का लेफ्ट और राइट, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि बाएं तट, मतलब बायां नदी जो है किधर, गंगा की जो बायां नदी होती हैं वो किस तरफ से आके मिलती हैं, दाएं तरफ से कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं। तो ये सब नदियाँ जो है अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दाईं ओर की नदियाँ। दाईं ओर की नदियाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाता है। तो देखते हैं, जो बाएं जो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। ये यमुनोत्री से निकलती है। और कहाँ पे आके मिलती है गंगा नदी में से? तो ये हमारा प्रयागराज में आके मिलती है, जिसको संगम बोला जाता है। तो ये जो सहायक नदी है यमुना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से नदियाँ और आके मिलती हैं। तो चंबल नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है यमुना की सहायक नदी, ये चंबल नदी है। तो अगला देखते हैं, अगला जो है बेतवा नदी है, ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला देखते हैं केन नदी, यानी चंबल, बेतवा, केन। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो टोन नदी है और जो सोन नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी है, जो कि दाईं ओर से आके गंगा में मिलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूपी के लिए भी स्पेशल कर दिया है, क्योंकि यहाँ से अक्सर यूपी में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यमुना और जो चंबल का मुहाना है, जो चंबल नदी आके यमुना में मिलती है, वो कौन सी जगह है उत्तर प्रदेश का? तो वो है इटावा। तो इसी तरीके से बेतवा जो नदी है वो कहाँ आके मिलती है? हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर जिले में। और जो केन नदी है, वो कहाँ पे आके मिलती है? तो बांदा में, उत्तर प्रदेश में जो जगह है वहाँ पे आके मिलती है। और यमुना नदी कहाँ पे आके मिलती है? तो वह है प्रयागराज में मिलती है। और टोंस नदी देखा जाए, और सोन नदी, ये सीधा गंगा में आके मिल जाते हैं। ये बस इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो दाईं ओर से आके मिलती हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिल जाती है। बस आप देख लीजिए कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी सहायक नदी है। वो है रामगंगा, गोमती नदी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये भारत जो गंगा नदी की ये प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो इन नदियों को आप ध्यान में रखिएगा। बस गंगा के लिए हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ और भी फैक्ट हैं जो यूपी के लिए, क्योंकि ये यूपी SSC PET के लिए है, तो हमें ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अन्य महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बता दें। जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है।
यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और जो सोन नदी है दाईं ओर से आके मिलने वाली सहायक नदी है, जबकि दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय नदी से आती है और ये सभी नदियों सबसे बड़ी नदी है। तो ये देखिए यमुना और चंबल, यमुना बेतवा, यमुना केन, यमुना गंगा जो है ये चारों जो है उत्तर प्रदेश में आके मिलती हैं। और टोंस और सोन नदी मैंने पहले बता दिया कि वो सीधे गंगा में मिलती है, न कि यमुना नदी में मिलती हैं। अब बाईं ओर से कौन कौन सी नदी है, तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये गंगा के बारे में कुछ चीज़ें और जान लें जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो गंगा की लंबाई है तो कितनी है, 2525 किलोमीटर लंबाई। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गंगा की लंबाई कितनी है। और ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा अपना बनाती है। जो भारत की नदियों में सबसे बड़ा फौतंत्र किसका है, तो वो है गंगा नदी का है। भारत की नदियों में जो सबसे बड़ा फौतंत्र है वो किसका है, तो गंगा नदी का है। और 2008 में जब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था तो कौन से हाई कोर्ट ने दिया था, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन से हाई कोर्ट ने दिया था। तो गंगा नदी किनारे जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है कानपुर में है। जब कानपुर में है तो कुल तो कितने, मतलब ये भी उस क्वेश्चन बनते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी बहती है तो कितने पूरे शहर, मतलब यूपी में देखा जाए तो 75 जिले हैं, 75, तो इसमें से कितने जिले से गंगा बहती है, ये चीज़ क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो गंगा नदी का जो है उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है और ये बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यानी जो देखा जाए तो उत्तराखंड से जब ये यूपी में प्रवेश करती है तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से ये बाहर चली जाती है। बलिया जिले से ये बाहर, यानी जो बलिया जिले से है गंगा कहाँ से दूसरी स्टेट में जाती है, तो वो बलिया जिले से जाती है यूपी में। तो इसी तरीके से यमुना नदी भी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से है, तो 19 जिलों से होकर बहती है। जबकि जब ये गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और मेघना और जमुना, जिसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं भारत में, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, जब इन दोनों का मिलन होता है संयुक्त रूप से, जब ये दोनों मिलते हैं तो मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करते हैं। यानी जो हमारा गंगा जी है तो वह किस नाम से अपना डेल्टा बनाता है, तो वो है मेघना के नाम से डेल्टा बनाता है। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे जान लीजिए जो भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग जिसे NW नेशनल वाटर वे बोलते हैं, वन कहाँ पे स्थित है, तो वो गंगा नदी पे ही स्थित है। तो गंगा नदी पे स्थित है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो प्रयागराज, जहाँ यमुना नदी गंगा नदी में आके मिलती है। तो ये क्या है, प्रयागराज से हल्दिया तक है, कौन सा है, नेशनल वाटर वे वन है। तो ये हमने गंगा जी जो है गंगा नदी है, हमने इसको सारा पढ़ लिया, जो इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ थी, जो महत्वपूर्ण बातें थी, हमने इसको सारे बारे में पढ़ लिया। तो अब हम अगला देखते हैं कौन सी नदी है, तो अगला नदी जो हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी ये भी हिमालयन नदी है। मैंने पहले बताया था कौन कौन सी नदी है जो कि हिमालय नदी से निकलती है, तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो गंगा नदी हमने पढ़ लिया, अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका देखा जाए तो ये भी ब्रह्मपुत्र जो हिमालय नदी जो है ये भी हिमालय नदी से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये तिब्बत से निकलता है। कहाँ से, मानसरोवर झील के पास जो है चेमा युंगभुंग ग्लेशियर, नाम ध्यान रखिएगा, चेमा युंगभुंग ग्लेशियर से निकलती है। हाँ, तो अब आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर मैंने पहले बताया था, जबकि गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। और जबकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। तो आपके हिसाब से ये लंबाई तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे लंबी नदी किसको बोला जाता है, तो गंगा नदी को मिला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ज़्यादा हिस्सा तिब्बत में है, भारत में कुछ ही हिस्सा है, इसलिए यह सबसे लंबी नदी होते हुए भी भारत के लिए सबसे लंबी नदी नहीं है। जबकि गंगा नदी क्या है, गंगा नदी भारत में ही इसका उद्गम स्थल है और ये बांग्लादेश में डेल्टा बना लेती है। तो यह इसलिए इसका जो अधिकतर हिस्सा जो है गंगा नदी का वो भारत में ही उपलब्ध है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी होती है। तो आइए आगे देखते हैं। जो चीन में है ब्रह्मपुत्र की कई नाम है, देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र विभिन्न विभिन्न जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर तिब्बत में देखा जाए तो कौन से नाम से ब्रह्मपुत्र जानते हैं, तो वो है सांगपो। कौन सा नाम से, सांगपो। कहाँ बोला जाता है, तो तिब्बत में बोला जाता है। जैसे ही यह नामचा पर्वत जो है एंट्री करता है भारत में, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब तिब्बत में आता है तो सांगपो बोलते हैं। जब ये भारत में प्रवेश करता है तो इसे सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये है दिहांग नदी।
दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बोला जाता है? दिहांग नदी। जब यह असम में प्रवेश करता है, तब ये असम में जब प्रवेश करता है तब इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है कितना है? 29 किलोमीटर है। यह नदी का अधिकांश भाग चीन में प्रवाहित होता है जो कि तिब्बत में है। चीन में ही इसका नाम यारलंग सांगपो है। अब भारत में जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, नामचा पर्वत नामक पहाड़ी चोटी कारण ये ऐसे घूमता है, इसी को यू टर्न बोलते हैं। यू टर्न या घूम कर आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में जब इसे प्रवेश करता है तो दिहांग नाम से जाना जाता है, मैंने पहले ही बता दिया, दिहांग नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन कौन सी है? तो वह है दिहांग नदी और लोहित नदी। लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और लोहित नदी को ही क्या बोलते हैं? खूनी नदी बोलते हैं। कहाँ का बोला जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का बोला जाता है। यानी जो ब्रह्मपुत्र की दो सहायक जो महत्वपूर्ण नदी है वो है दिहांग और लोहित। लोहित नदी को खूनी नदी भी बोला जाता है। तो जो यहाँ पे माजुली जो द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी है ये, ध्यान रखिएगा, द्वीप तो है लेकिन ये नदी द्वीप है, नदियों के द्वारा बनता है, न कि समुद्रों के द्वारा या महासागरों के द्वारा। जो माजुली द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप समूह कहाँ पे है? तो भारत में है। किस नदी पर है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। आगे चलकर जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में बोला जाता है। तो ये विभिन्न तरीके के नाम थे जो अलग अलग में। अगला देखते हैं हम लोग, गंगा नदी पढ़ लिए, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। तो जो सिंधु नदी तंत्र है इसकी भी अपनी विशेषता है, जबकि सिंधु नदी जो है ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में बहती है। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी। आइए हम इसको मैप से समझ लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सिंधु नदी, कौन सी सिंधु नदी है? तो जो सिंधु नदी है ये है, ये देखिए सिंधु नदी है, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? ये है जगह, और इसको कौन सा? बोखर चू के निकट एक हिमनद है जिसको बोलते हैं क्या? सिन का बाब। ध्यान रखिएगा, बोखर चू के निकट के पास एक हिमनद है जिसका नाम है सिन का बाब। वहीं से हमारा सिंधु नदी जो है वो निकलती है। ये है सिंधु नदी और इसकी जो लंबाई है, यदि सिंधु नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो यह है 2880 किलोमीटर। गंगा नदी की कितनी है? तो 2525 है। ब्रह्मपुत्र की कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। और जो सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई क्या है? तो 2880 किलोमीटर है। जबकि यह 2880 किलोमीटर तो टोटल है। और भारत में यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है तो वो कितनी है? तो वह है 1114 किलोमीटर। यानी जो सिंधु नदी है कितना भारत में बहती है? तो 1114 किलोमीटर की लंबाई है। और यह जो है सिंधु नदी जो है ये है काराकोरम सिरे। अभी हमने पढ़ाया नहीं है आपको तो नहीं समझ में आएगा, बस आप इतना जान लीजिए। ये काराकोरम, ये है लद्दाख, सॉरी ये काराकोरम, ये है लद्दाख और यह है जास्कर श्रेणी। इसी को ट्रांस हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं। तो ये जो हमारा जो लद्दाख है, ये लद्दाख श्रेणी जो है, और ये कौन सा है? ये है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। तो कौन सी श्रेणी के बीच में बहती है? तो ये है लद्दाख और यह है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के बीच से ही ये नदी बहती है। तो इसकी जो टोटल लंबाई थी कितना थी? 1114 किलोमीटर। और इस पे जो प्रमुख जिला है कौन सा है? तो वह है लेह है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण नदी है बहुत सारी हैं, लेकिन हमें 5 ही नदी को जो है महत्वपूर्ण सिंधु नदी के है उसके बारे में पढ़ना है। तो कौन सा है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ये 5 जो नदी है इसी के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि पाकिस्तान में कहाँ पे मिलती है? तो मीठनकोट एक जगह है। ये 5 नदी जाके आपस में मिल जाती हैं, इंडिया में नहीं मिलती हैं। तो वो कहाँ पे मिलती हैं? तो पाकिस्तान में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें तो फैक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बस इसमें है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, बस उद्गम स्थल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसका सीरियल नंबर से याद रखिएगा। सबसे पहले झेलम है, क्योंकि कभी कभी उत्तर से दक्षिण दे देगा या दक्षिण से उत्तर दे देगा कि कौन से नंबर पे कौन सी नदी आती है। तो हम उत्तर से दक्षिण बता रहे हैं। तो कौन कौन सी नदी है? तो वो है झेलम सबसे पहले, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। ये 5 नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 महत्वपूर्ण नदी है। तो आइए देखते हैं जो ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो यह है बेरीनाग, एक जगह है
के पास जो शेषनाग झील है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो वेरीनाग में जो शेषनाग झील है वहीं से ये नदी मिलती है। आगे जाते हुए देख रहे हैं आप। अब अगला देखते हैं, ये कहाँ पे है, ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चिनाब नदी। तो अगला देखते हैं कौन सा नदी है, ये है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी ही एक ऐसा नदी है जो भारत में उद्गम स्थल भी है और भारत में ही मिल जाता है। तो ये कहाँ से निकलता है, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। अब अगला देखते हैं कौन सा है, सतलुज नदी। सतलुज नदी भी जो है कहाँ से निकलता है, तो यह है मानसरोवर। ये देखिए जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, कौन सी जगह से है, बोखुरचू। कौन सा मैंने बताया था, सिन का बाब मानस। और ये जो सतलुज नदी है ये भी उसी के पैरेलल में निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर के निकट जो जगह है कौन सा है, राकस ताल। यहाँ पे ये है राकस ताल, जो राकस ताल से निकलता है। कौन सा नदी, सतलुज नदी। ये देखिए सतलुज नदी में ही ब्यास नदी आके मिल जाती है, किस जगह, हरिकेन नाम जगह। तो ये जो पांचों नदी हैं ये आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान में कहाँ मिलती हैं, तो ये है मीठनकोट जगह पे मिल जाती हैं। तो ये सिंधु नदी की जो है महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इन्हीं को पंच नद के नाम से, इन्हीं को, ये एक सेकेंड, हाँ, इन्हीं को जो पंच नद बोला जाता है, पंच नद बोला जाता है। तो कौन सी नदियों को बोला जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये पांच नदियां जो मिलकर बोलते हैं तो ये पंचनद के नाम से जानी जाती हैं। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे हमने बता दिया कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। हमारे पीटी एग्जाम के लिए इतना ही बहुत है कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है। तो जो सिंधु नदी की मुहाना है वो कहाँ पे है, तो अरब सागर में जाके गिरती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है इसमें एक चीज़ और है, इसमें 1960 में जो भारत और पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान बॉर्डर है और ये भारत है, ये पाकिस्तान है। तो इसमें 1960 में जिसको सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं, और जो इसका विसर्जन होता है, जो इसका जो विसर्जन है, विसर्जन का केवल 20% भाग ही उपयोग कर सकता है। तो कौन कर सकता है, तो भारत। जो इसका विसर्जन है तो कौन कर सकता है 20%, तो 80 और 20 के रेशियो में बनाया गया है। जो 1960 का जो सिंधु जल समझौता है ये 3 नदियों के लिए बनाया गया है। जो ऊपर की 3 नदी, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, ये जो 3 नदी है, और रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदी है, ये पाकिस्तान के लिए, ये भारत के लिए है। तो 80 और 20 का रेशियो किया जाएगा। तो यानी जो इसका है, इसका 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा तो 20% भारत करेगा, लेकिन इसका जो 80% है भारत करेगा तो 20% पाकिस्तान करेगा। इस तरीके से बना हुआ है जो 1960 में समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। ये है फैक्ट, ये है सिंधु नदी के बारे में जितने हो सकते थे सब कुछ हो गया। अब हम लोग देख लेते। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है। तो क्या है, बोखुरचू की जगह है, वहाँ से निकलती है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में, तथा वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। तो पाकिस्तान में कहाँ मिलती है, तो मीठनकोट जगह है, वहाँ पे मिलती है। जो सिंधु की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं, कौन कौन सा है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो कहाँ से निकलती है, वेरीनाग के शीशनाग झील से निकलती है। तो और जो चिनाब का उद्गम कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और जो रावी नदी का है कहाँ पे, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी जो उद्गम और विलय दोनों भारत में है, कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तथा पंजाब में जो कपूरथला हरिके में जगह है वहाँ पे मिल जाती है। और सतलज नदी जो है ये कहाँ पे निकलती है, तो यह है मानसरोवर के निकट राकसताल जो हिमनद है वहाँ से ये निकलती है। तो अगला देखते हैं कि और क्या है फैक्ट। ये सब फैक्ट मैंने पहले बता दिया, ये सब हमने हिमनद लिख दिया ताकि आपको रिवीजन करते समय आसानी से याद हो कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, सिनकाबाब से निकलता है। सतलुज नदी कहाँ से निकलता है, राकसताल से निकलता है। चिनाब, रावी और ब्यास 3 नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और चिनाब जो नदी है कहाँ से निकलता है, तो बारालाचला दर्रा के पास से निकलता है। तो 3 नदी ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, चिनाब, रावी और ब्यास जो नदी है कहाँ से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से। रावी कहाँ से निकलता है, तो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलता है। तो ये महत्वपूर्ण थी, कौन से दर्रे से कौन सी नदी निकलती है।
जबकि पंचनद जो नदियां हैं, सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ मिलती है? मीठनकोट की जगह मिलती है। और जो लेह नामक शहर है किस नदी पर बसी है? तो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। जैसा मैंने बताया, काराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर श्रेणी है, इसी को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। अभी हम इसको आगे पढ़ाएंगे। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो इसी के बीच से सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख और जास्कर नदी के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। तो यहीं पे लेह जिला है। लेह कहाँ बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जो और देखा जाए श्रीनगर, जो श्रीनगर है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो है झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। जैसा कि सिंधु नदी ऐसे चली जाती है और जो सतलुज नदी है वो यहाँ से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इन नदियों को लेकर जो भारत और पाकिस्तान में 1960 में देखिए सिंधु जल समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत केवल सिंधु, चिनाब और झेलम का जो मात्र 20% जल ही इस्तेमाल करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, सिंधु, चिनाब और झेलम, देखिए मैप में हम आपको दिखा दें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदी है इसका केवल 20% ही यूज़ करेगा केवल भारत, जबकि 80% कौन करेगा? पाकिस्तान। जबकि रावी, ब्यास और सतलज जो नदी है इसका भारत 80% यूज़ करेगा, तो पाकिस्तान कितना करेगा? तो 20% करेगा। यही 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तो इसमें और कुछ फैक्ट नहीं है बताने के लिए, जितना महत्वपूर्ण था हमने बता दिया। तो अब आगे देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो आगे हम जो है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं तो हम इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग पसंद भी नहीं करते लंबी वीडियो हो जाए। तो पार्ट 2 इसका जल्द ही आएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे उनकी पीईटी में सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।